अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ बच्चों की फिक्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर कितनी देर इग्नोर करना है उसका थ्रेशोल्ड कैसे देखना है। पहले तो मुझे देखना है कि जिस टाइम पे बच्चा टैप कर रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है। मैं बार बार उसको नो बोल रही हूँ, नो नहीं करेंगे, नो। उसमें क्या है, मैं फिर से अगेन बच्चे को अटेंशन दे रही हूँ। टेंशन पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। मैं जब एक्टिविटी करवा रही हूँ मैं बच्चे को बुलाऊंगी नहीं, हमने बच्चे का अटेंशन खुद लेके आनी है अपने ऊपर। टैपिंग कर रहा है, मैं उसके ऊपर हाथ रख दूंगी, हाथ रख के उसके साथ कुछ आप बोलो कि राइम्स करनी स्टार्ट करूँ, राइट। जैसे राइम करवाई, राइम करते करते मैं नेक्स्ट एक्टिविटी ले आऊंगी। ऐसे ही करके विदाउट उसको उस चीज़ के ऊपर अटेंशन दिए हम डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ऑल्सो ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बढ़ती है? हम प्रोफेशनल्स की। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और उसके बावजूद वो रहना साइंटिफिक डोमेन के अंदर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दोनों पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ बच्चों की फिक्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एवरी डे दे आर मेकिंग न्यू फिक्सेशंस कि आज मुझे ये कलर्स पसंद आ रहे थे, कल मुझे ये कैटरपिलर के पास घूमना है। और फिर उसके साथ साथ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के भी कि जितनी बार मैं स्क्रीम करूँगा मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। फिर कितनी देर इग्नोर करना है उसका थ्रेशोल्ड कैसे देखना है, बिकॉज उसमें तो प्लान्ड इग्नोरेंस भी करनी पड़ेगी हमें क्योंकि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आ गया। बट कितनी देर इग्नोरेंस, वो वाली चीज़। इसमें होता क्या है कि अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो सेम वही चीज़ है कि जब मैं उसको कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ करवाऊंगी तो अगर उसको नहीं करनी है या उसके साथ फिक्सेशन हो गई है कि यही करनी है मुझे एक्टिविटी, तो उसमें बच्चा क्या है बार बार करने के लिए उसको बोलेगा। पहले हमारे क्वेश्चन में क्या था कि बच्चा अवॉइड कर रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है। इसमें क्या है कि बच्चे को वो चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे का फिक्सेशन उसके साथ बढ़ती जा रही है। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक की है कि वो चीज़ बच्चे को समझ आ रही है जो मैं उसके साथ ट्राई कर रहा हूँ, तो बिहेवियर थेरेपी में हम रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो एक यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, राइट। उसको बाकी टाइम पे नहीं देंगे, पहले दूसरी एक्टिविटी करवाएंगे, फिर उसको एज अ रीइंफोर्समेंट के लिए हम बोलेंगे कि ठीक है आपने ये एक्टिविटी फिनिश कर ली है, अब आपको ये एक्टिविटी मिलेगी 5 मिनट्स के लिए करने के लिए या 3 मिनट्स, जितना भी आप देना चाहें उसमें ब्रेक में, राइट। अगर आपको लग रहा है कि वो 3 मिनट्स की चीज़ के बाद बच्चे को कहे कि नहीं अब मुझे यही करनी है, बार बार मुझे यही एक्टिविटी करते रहनी है कि अब 5 मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो धीरे धीरे करके फिर उसको टेपरिंग ऑफ पे लेके जाएंगे फिलहाल के लिए। कि कुछ टाइम के लिए जब हम जैसे बात करते हैं कि जैसे न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स चलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर एक चीज़ बच्चे की आउट ऑफ साइट हो जाती है वो धीरे धीरे उस चीज़ को बच्चा छोड़ना स्टार्ट कर देता है। यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल, यस, तो वो चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्टिविटी के साथ इतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड आता है बच्चे का कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो फिलहाल के लिए अगर मेरे पास प्रियोरिटी में मुझे देखना है कि क्या वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, कि अगर मैं वो नहीं कराऊंगा तो बच्चे का कुछ नुकसान हो रहा है। अगर मेरे लिए है कि जस्ट वो एक एक्टिविटी है जो कि मैं नेक्स्ट मंथ में भी दोबारा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उसको हम साइड कर सकते हैं, सो दैट उसकी जगह पे कोई और एक्टिविटी ऐड कर लेंगे, सो दैट बच्चे का वो थ्रेशोल्ड उस टाइम पे मैं रोक सकूं। फिर उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुझे उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, कि पहले आज इतने टाइम के लिए देंगे, फिर इस टाइम के लिए देंगे, फिर इस टाइम के लिए देंगे। और दूसरी चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का उस चीज़ को देख लिया और उसका थ्रेशोल्ड आ रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए ये वाली चीज़, तो विल ट्राई कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि बच्चा इस नोटबुक के लिए जिद कर रहा है, मैं उस टाइम पे उसको ट्राई करूँगी वो नोटबुक नहीं देंगे, उसके लिए कोई ऑल्टरनेट लेके आएंगे। मतलब कि कोई ऐसी चीज़, बिकॉज जब भी हम डिस्ट्रैक्शन देते हैं बच्चे को, हम क्या करते हैं डिस्ट्रैक्शन उस चीज़ से देते हैं जो बच्चे को ऑलरेडी पसंद ही नहीं है, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। तो उस टाइम पे मुझे 2 चीज़ें रखनी है कि जो चीज़ एक तो बच्चे को जो पसंद है जिसके लिए वो जिद कर रहा है वो, और कोई ऑल्टरनेट जो दूसरा बच्चा उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और उसमें डिस्ट्रैक्शन देने का तरीका क्या होता है, उस टाइम पे मैं जब एक्टिविटी करवा रही हूँ मैं बच्चे को बुलाऊंगी नहीं कि ओके बेटा यहाँ पे आओ हम एक्टिविटी करेंगे, हम उस टाइम पे उसको इग्नोर कर रहे हैं, प्लान्ड इग्नोरेंस यूज़ कर रहे हैं। साथ में जब डिस्ट्रैक्शन यूज़ करनी है तो मैं उसके सामने बैठूंगी, वो एक्टिविटी करने लग जाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कोई और थेरेपिस्ट है, आप उनको बुलाइए, वो एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट हमने बच्चे का अटेंशन खुद लेके आनी है अपने ऊपर, राइट। उसमें क्या बच्चा कर रहा है, हमारी अटेंशन अपने पास लेके जा रहा है क्योंकि वो अटेंशन सीख कर रहा है। अब मुझे बच्चे की अटेंशन सीख करनी है उस चीज़ को करवाने के लिए, उसको अल्टरनेट देने के लिए। तो जब हम वो एक्टिविटी करते होंगे तो वो खुद आपके पास आएगा और उसको वो इंडल्ज हो जाएगा जो एक्टिविटी आप उसके साथ करवा रहे हो। और जब ये चीज़ बार बार करेंगे तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे बच्चे का वो थ्रेशोल्ड उस चीज़ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
बट अगेन इसमें हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि जब हम बार बार बच्चे को बुलाते हैं कि ओके देखो इधर ये एक्टिविटी करेंगे, आ जाओ करते हैं, तो उस टाइम पे स्टिल हम उसको अटेंशन ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो मेरा टारगेट है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना, वो नहीं हो पाता। जाने अनजाने में हम उसको इनडायरेक्टली अटेंशन दे रहे होते हैं। तो हमें बच्चे की अटेंशन अपने ऊपर लेके आनी है। तो आई होप कि ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं आगे। जी बिल्कुल। तो इसमें यही चीज़ हमें समझ आ रही है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग, हर बच्चे की पेस ऑफ लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी, जो भी बिहेवियर पैटर्न्स हैं सब अलग हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा बढ़ती है? हम प्रोफेशनल्स की। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और उसके बावजूद वो रहना साइंटिफिक डोमेन के अंदर चाहिए। यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी है तो भी उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। यही हमारी वो एक जो हम क्वालिटी की बात करेंगे तभी वो बन पाएगी। और इसीलिए मैंने बार बार क्यों चीज़ के लिए फोकस किया कि क्वालिफिकेशन इज़ मस्ट। बार बार मैंने एक ही चीज़ बोली ना कि प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड होंगे। क्यों क्वालिफाइड होंगे? हर प्रोफेशनल अलग अलग स्ट्रीम से है। आप सब यहाँ बैठे हैं, 2 साल से लेकर 7 साल की अलग अलग डिग्रियाँ हैं ना। तो ये इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हम मिक्स करके इंटीग्रेट करके काम कर पाएंगे, एक दूसरे से अपनी हेल्प ले पाएंगे। आप सभी प्रोफेशनल्स में से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हर बच्चे को कंसीडर करते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए हम लोग एक ग्रुप की तरह बनाकर बच्चे की थेरेपी डिज़ाइन करें और उसके नीड बेस्ड उसके ऊपर काम करें। और फिर यही चीज़ जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट कि ये समझाने के लिए कि पेरेंट्स को घर पे कैसे काम करना है। अदरवाइज तो हम सबको पता ही है कि ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। सैटरडेज हमारे होते ही इसीलिए हैं। आप देखिए एक एक बच्चे को आप लोग डिस्कस करते हैं ना, उनकी कॉपीज़ के ऊपर नोट्स डालते हैं ना, दूसरे प्रोफेशनल से अपने पीयर से इनपुट लेते हैं ना, यही प्रोसेस है जो आइडली होना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं पेरेंट्स से भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स का इनपुट चाहिए होता है और फिर हमें वो केस टू केस बेसिस देखना पड़ता है। सो यही एक इसका प्रोसेस होना चाहिए। तो राइट, बिल्कुल ठीक है एक जी। हम बात करते हैं इंटरवेंशन की। अब जैसे मैंने बात की कॉजेज की, वो जो सेंसरी की वजह से हीटिंग आ रही है तो उसकी कॉजेज हमें पता लग गई। तो अब हमने इंटरवेंशन क्या करनी है? फॉर एग्जाम्पल अगर तो प्रोप्रायोसेप्टिव बच्चा सीख कर रहा है, उसमें मतलब क्या है, जैसे कई बच्चे जोर जोर से टेबल पे ऐसे टैपिंग करते हैं, उसकी जो आर्म है वो पूरे निशान पड़ जाते हैं, ये जोर जोर से करते हैं। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो वो ऑडिटरी या तो वो साउंड सुन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम साउंड सेंसरी डाइट में डालेंगे कि कितनी साउंड उसको देनी है, कब कब देनी है, ड्यूरेशन हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। वो हमारी सेंसरी प्रोटोकॉल में ऐड होता है। दूसरी चीज़ होती है कि प्रोप्रायोसेप्टिव सीख करना, मतलब जोर जोर से मारना, उसमें भी वो बच्चा प्रेशर ले रहा है। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? हैवी वर्क, टफ पुश जो हम करवाते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स की पुलिंग एंड पुशिंग कराते हैं, जिससे कि जो चीज़ बच्चे को उस चीज़ से मिल रही थी सेंसेशन, वो उसको उस खींचने में हम पूरी करवा दें। साथ साथ हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और उसकी जो नीड है सेंसरी नीड। अब ये प्रोप्रायोसेप्शन में हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम कोई खींचते हैं, धक्का मारते हैं, तो हमें पता लगता है ना कि हम थक गए, कुछ हमने आज काम करा है ज़्यादा, तो वही सेंस को हम कहते हैं प्रोप्रायोसेप्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली पिंचिंग की, बच्चा अपने आप को पिंच कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, तो उसमें हम उसको ऑल्टरनेटिव्स देते हैं। जैसे कि हमने क्ले दे दिया, थेरापुट्टी दे दी, है ना, स्लाइम दे दी, उस पर हमने बच्चे से स्क्रैचिंग करा के वो चीज़ एक्टिविटी में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा मुझे क्ले को ना ऐसे करके मुझे बॉल्स बना के दे, तो हम ये करते हैं। तो ऐसे करके हम उसका ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करेंगे सेंसरी डाइट में कि हमने उस बच्चे को उसके उस बिहेवियर से डिस्ट्रैक्ट करके मीनिंगफुल चीज़ें क्या करवानी है, ऐसे। सो इसमें जैसे अभी आप चीज़ बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे बच्चा अगर बार बार ये कर रहा है और यहाँ पर रेड हो रहा है या कुछ कर रहा है, तो व्हाट अबाउट द पेन? हमने ये भी देखा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बहुत सारे बच्चों की जो दे आर लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स पेन। वो क्या है, वो क्या डोमेन आता है कि हमारे बच्चे अगर हेड बैंग कर रहे हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है लेकिन उनको दर्द का एहसास नहीं हो रहा। कई बार ऐसे केसेस भी हम देखते हैं। ये क्या है और इस पे क्या इनपुट है एज एन ओटी? जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं पेन के, उन्हें नहीं पता लगता कि मैं कितनी, मतलब सभी नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं, ऐसा है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें उसको उन बच्चों को सेफ्टी टूल्स पहनाने पड़ते हैं, सेफ्टी गियर्स पहनाने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे सेफ्टी हेड गियर्स आते हैं, एल्बो वाले कैप्स हो गए, नी कैप्स हो गए। बच्चों को जब जैसे कूद रहे हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा कि मेरे को चोट लग रही है ना, तो उससे हमें आउटर सेफ्टी वाइज हमने उसको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डलवा के रखने हैं उस पीरियड के अकॉर्डिंग।
धीरे धीरे क्या होता है, हमने उनको स्टिमुलेशन भी देनी है, फॉर एग्जांपल पेन की। जैसे अभी कुछ एक्टिविटी कराई तो हमने धीरे धीरे एक्सपोजर देना है बच्चे को पेन का, हल्का हल्का। जैसे हम कोशिश करते हैं कुछ एक्टिविटी में हमने कोई एक्सपोजर दिया कि अच्छा अभी हम ये हर्डल्स क्रॉस करेंगे, जंप करेंगे, पकड़ पकड़ के ऐसे जोर से जंप करवाया तो उन्हें फीट पे फील हुआ कि अच्छा मेरे को कुछ हुआ है ना, वो जोर से जंप करेंगे पूरा प्रोप्रायोसेप्टिव बिल्कुल। ये जो पेन का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे हम डेवलप करवाएंगे। इसकी कोई वो नहीं होता कि इतनी देर में पेन का पता लगने लग जाएगा बच्चे को या नहीं होगा। तो सेफ्टी वाइज हम आउटडोर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो पहनाते हैं और वैसे ध्यान रखते हैं कि चोट ना लगे वो चीज। और या फिर वही प्रोफाइलिंग करके और कौन सी एक्टिविटीज जो विद इन द डोमेन आ सकती हैं। पेन इंट्रोड्यूस कराना मतलब वो चोट पहुंचाना नहीं है ऑब्वियसली, उसके लिए थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स और क्या आएंगे वो बच्चे की सिवियरिटी लेवल को देखते हुए आप लोग डिजाइन करते हैं इसमें ऑब्वियसली। यस, हमें पता लगेगा कि अच्छा उसको इस चीज का पता लगने लग गया तो हम आगे बढ़ते हैं। पेन महसूस कराने का मतलब ये नहीं होता कि हमने उसको चोट पहुंचानी है। धीरे धीरे एक्टिविटी के अंदर ही, जैसे हमने वेट कफ का वेट 1 किलो हमने इंक्रीज कर दिया तो अब उसे पता लग रहा है कि मैंने कुछ अब ज्यादा हो गया, ऐसे सेफ्टी वाइज कि कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो। क्या वो बच्चा मुझे पिंच कर रहा है तो वो क्या मुझे हर्ट करने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये तो उसको समझ ही नहीं है इस चीज़ की। तो ये पैटर्न्स तो कई बार बच्चों को ऐसा, मतलब पेरेंट्स को भी कई बार ये ऐसा लगता है कि अगर ये हमें मार रहा है तो हमें इसे वापस हिट करना है ताकि उसको पता चले कि हिट करना क्या होता है। बट मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बच्चा किस सेंसरी उसमें ओवरवेल्म्ड होकर ये काम कर रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। बच्चे को वापस हिट करना बिल्कुल नहीं है। तो आपके चोट से मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो वाला एक पॉइंट याद आ गया कि ये हमें पलट के नहीं मारना है बच्चे को इस चीज़ के लिए, वो जानबूझकर नहीं कर रहा है। हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे बच्चे कई बार आते हैं जिसमें कि ऑटिज्म की सिवियरिटी कई बार ज़्यादा होती है, उसमें इस तरीके के हिटिंग बिहेवियर, हिटिंग टू अदर्स भी बहुत होते हैं। तो वो हमें अपने आप को सेफ गार्ड करना है एज अ थेरेपिस्ट, पलट के बच्चे को नहीं मारना है, ये तो हमें पता ही है इस चीज़ के लिए। तो वो भी हम किसी दिन, मैं चाहूँगा कि बल्कि एक अलग से एक मॉड्यूल बनाया जाए, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ हो जाएगा आज के दिन में, लेकिन उस पर भी एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कि हम चर्चा करें कि अगर बच्चा हिटिंग टू अदर्स है तो वो कैसे उनको हम एजुकेट करें, कैसे हम उस चीज़ के लिए करें, हम क्या डांट सकते हैं, क्या मार तो सकते ही नहीं है, वो डांट भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक अलग से एक मॉड्यूल हमें डिज़ाइन करना चाहिए। अभी आपने जैसे बताया था कि टैपिंग बिहेवियर करता है बच्चा, तो एक मेरे पास जो बच्चा है तो वो टैपिंग बिहेवियर करता है, उसमें कोई सेंसरी इशू नहीं है, ऑडिटरी सीकिंग नहीं है, ना ही वो यहाँ पे प्रोप्रायोसेप्टिव कोई नीड फील कर रहा है। इट्स जस्ट बिहेवियर कि जब कोई एक्टिविटी अब नहीं करनी है तो ही स्टार्ट टैपिंग ऑन द टेबल एंड फिर स्माइल करेगा, क्योंकि देखेगा कि अब मुझे नहीं करना तो मैं ये करूँगा। तो उसके लिए हम फिर क्या कर सकते हैं? उसी के लिए मेरे ख्याल से आपने अभी जो एक्सप्लेन किया बिहेवियर के लिए यही है। हाँ, कि हैंड्स फोल्ड करवा दिए तो हाँ, आप इसमें थोड़ा और टिप्स क्या दे सकते हैं, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट में? कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मम्मी से नहीं कर रहा, मतलब मेरे टाइम पे तो करता ही करता है, पापा से बिल्कुल भी नहीं करता कि ऐसे टैपिंग बिहेवियर। मम्मी को हैंड्स फोल्ड करवाने पड़ते हैं, फिर भी वो बच्चा चुप नहीं होता है या वो हंसता ही रहता है, वो फिर टैपिंग करना शुरू कर देता है। तो ये मदर और जो फादर का डिफरेंस आता है, उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका देखिए क्या हो सकता है। यस, बेसिकली होता क्या है कि पहले तो मुझे देखना है कि जिस टाइम पे बच्चा टैप कर रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे बच्चा टैप कर रहा है मैं बार बार उसको नो बोल रही हूँ, नो नहीं करेंगे, नो नो नहीं करना, वापस रखो, ये करो, उसमें क्या है, मैं फिर से अगेन बच्चे को अटेंशन दे रही हूँ उस बिहेवियर के ऊपर। जाने अनजाने में जब मैंने नो भी बोला या कुछ भी कहा, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वो एक्टिविटी रुक गई। बच्चे के माइंड में क्या चला गया कि मैंने मम्मा को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर अगर फादर के साथ हो रहा है तो मैंने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। और जब हम रेपो की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे जब भी पेरेंट्स आते हैं हम उनको गाइड करते हैं कि प्लीज़ दोनों पेरेंट्स मिलके सेशंस लें बच्चे के साथ, कि अगर एक आप एक्टिविटी करवा रहे हो तो वही एक्टिविटी जो है आप नेक्स्ट टाइम पे जब आप चेंज कर रहे हो थेरेपीज, फादर भी वो साथ में एक्टिविटीज़ करवाएं, सो दैट बच्चे को पता चले कि मुझे दोनों पेरेंट्स के साथ काम करना है, राइट। ये जो आपका पर्टिकुलर आंसर था कि मदर के साथ कर रहा है या फादर के साथ कर रहा है, तो पहले तो दोनों एक्टिविटीज़ जो भी करवा रहे हैं हम दोनों पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप करवाएं। दूसरी चीज़, जब उसका ये बार बार टैपिंग अटेंशन के लिए आ रहा है कि जब मुझे नहीं करनी है एक्टिविटी तो मैं टैप करने लग जाऊंगा, एंड ऑल्सो स्माइलिंग है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को, एक तो होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर कि बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, वो रैंडमली कभी भी स्माइल करने लग जाते हैं हमारे बच्चे, राइट। दूसरी चीज़ आती है जब उसको पता चल रहा है कि अब ऐसे करने से, मैंने उसको देख के एक बार स्माइल किया, अब उसको भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि जैसे मैंने टैप किया मम्मा स्माइल करेंगे, मुझे मना करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्ट ऐसे कर रहा है कि मैं स्माइल कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने जस्ट हल्का सा उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना है, टैपिंग कर रहा है, मैं उसके ऊपर हाथ रख दूंगी, मुझे कुछ नहीं कहना है उसको कि आप मत करो, क्यों कर रहे हो, जस्ट उसके ऊपर उसके जो हैंड्स कर रहे हैं मैंने हाथ रख के उसके साथ कुछ आप बोलो कि राइम्स करनी स्टार्ट करो,
राइट जैसे राइम करवाई, राइम करते करते मैं नेक्स्ट एक्टिविटी ले आऊँगी जो मुझे नेक्स्ट करवानी है। ऐसे ही करके विदाउट उसको उस चीज़ के ऊपर अटेंशन दिए हम डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ऑल्सो ट्रांजिशन कर सकते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ की। तो जब आप उसको जितनी अटेंशन देते रहोगे टैपिंग के ऊपर, ऑब्वियसली बच्चा उसके ऊपर वो चीज़ बढ़ती जाएगी, उसका बिहेवियर जो इस चीज़ को लेकर। सो वो अटेंशन पॉजिटिव नेगेटिव Yes. कोई भी हो सकती है, Yes. मतलब हमारा कि Obviously. उसके हंसते हुए को देखकर हम आगे हंसे या उसको हंसते हुए देखकर हमने Dance गुस्सा किया. किया, Yes. ईदर ऑफ द वे Yes. बच्चे को तो वो मिल रहा है ना रिस्पॉन्स आगे से। तो वही जो हम ABA प्रैक्टिस में जिसमें हम बात करते हैं यही होता है कि जो ABC मॉडल आता है Yes. कि उसमें उस एक्शन को किस तरीके से क्या बिहेवियर था, क्या प्रेसिडेंट था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो ऑब्वियसली ये सब उसी के अंडर आता है। वेट यस कर्व्स भी पहना सकते हैं, जैसे हम सेंसरी डाल से कर रहा है तो हम उसको बिना कुछ कहे कि अच्छा चलो आज ऐसे ही डाल दिया चुपचाप, जैसे वेट कर्व्स डाले आज हम ये करके एक्टिविटी करेंगे, तो जब वो उसकी आदत है टैप करने, जब वो हाथ उठाएगा तो Yes. उसको लगेगा कि इतना भारी सा हो गया तो मैं क्यों ही करूं। सो मतलब ये OT में भी हम बिहेवियर यूज कर सकते हैं बिहेवियर का प्रिंसिपल। यस कि उसको होगा कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हाथ यस उठाओ, ऐसे। सो ये वो धीरे धीरे वो टेपर ऑफ हो जाएगा उसका जो रिस्पॉन्स है। तो मतलब कई बार बहुत वही मैंने कहा ना आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा। अब ये जो टेक्निक है, ये जो हाथ में जो कफ पहनाने हैं या कुछ वेट कफ्स पहनाने हैं, अब है तो ये OT की टेक्निक, लेकिन अब हम इससे क्या एड्रेस कर रहे हैं, बिहेवियर को एड्रेस कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड मूव मेरे ख्याल से अगर ये देखा जाए तो। यस एंड ऑल्सो एज अ पेरेंट जब हम ये चीज़ करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि वेट कप्स लगाने या नहीं लगाने, उसमें OT का ओपिनियन आ जाता है बिकॉज कितना लगाना कितना है। वेट लगाना Yes, है yes. कि अगर हम Duration कितनी यस होनी चाहिए। कितनी Yes. ड्यूरेशन होनी चाहिए कि Yes. क्या हम उसको आधे घंटे तक वेट्स लगा के रख रहे हैं या फिर सिर्फ हमने 10-10 मिनट के लिए एक्टिविटीज Yes. कैप्स में लगानी है, तो ऑब्वियसली उसमें OT का ओपिनियन जो है वो मस्ट हो जाता है उस तो चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दोनों पेरेंट्स का सेम पेस करना बहुत जरूरी है। यस अगर जैसे फादर और मदर हैं, दोनों करवा रहे हैं अलग अलग, जी। ठीक है, तो फादर कहेंगे कि अच्छा वो लाफ कर रहा है तो उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, मदर को पता है टेक्निक तो वो उस तरह काम कर रहे हैं। तो ये दोनों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि दोनों एक ही पेस पर रह के बच्चे के यस साथ कि काम कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा रहना चाहिए, तभी वो चीज़ जल्दी हम लोग उसको कवर अप कर पाएंगे।